नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स का पहला एपिसोड आ चुका है और इसमें कई सारी हिडन डिटेल्स हैं, ईस्टर एग्स हैं और सिंबोलिज्म भी है जो आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं हूं आपका होस्ट विश्वजीत, आप देख रहे हो सुपर सुपर और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। ये शो सेट है 209 एसी में, मतलब आफ्टर कॉन्क्वेस्ट। एगॉन द कॉन्करर के वेस्टरोस को जीतने के 209 साल बाद। गेम ऑफ थ्रोन से लगभग 90 साल पहले का टाइम है और हाउस ऑफ ड्रैगन से 80 साल बाद का। इस वक्त किंग डेरॉन टू द गुड आयरन थ्रोन पर बैठे हैं। एक पीसफुल किंग है ये और सिर्फ 13 साल पहले ही एक सिविल वॉर हुआ था, फर्स्ट ब्लैक फायर रेबेलियन। इस वजह से हर वॉन्डरिंग नाइट को शक की नजर से भी देखा जाता है कि कहीं ये कोई रेबल तो नहीं या फिर कोई ट्रेटर तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ड्रैगन्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। पिछले 50-60 सालों से कोई ड्रैगन नहीं है। टारगेरियन पावर अब फायर और ब्लड से नहीं बल्कि लॉज और अलायंसेस से चलती है। तो ये एक वल्नरेबल टाइम है, पीस है लेकिन बड़ा फ्रेजाइल पीस है। अब एपिसोड शुरू होता है रेन में, एक लोनली हिल साइड। डंक अपने मेंटर सर अर्लन ऑफ पेनिट्री को दफना रहा है और उसका डायलॉग तो सुनो, आई डोंट नो द राइट वर्ड्स। इतना सिंपल, इतना रॉ। ये लाइन बताती है कि डंक एक सिंपल आदमी है जो कॉम्प्लेक्स इमोशंस को एक्सप्रेस करने में स्ट्रगल करता है। अब यहाँ पे एक टेक्निक नोटिस करो जो गेम ऑफ थ्रोन्स में कभी यूज नहीं हुई, कॉमेडिक फ्लैशबैक कटअवेज। जब डंक कहता है ही नेवर हिट मी अनलेस आई डिजर्व्ड इट, तुरंत एक क्विक फ्लैशबैक आता है जिसमें अर्लन उसको मार रहा है। ये रॉक स्टाइल एडिटिंग है और ये टोन सेट करता है। ये शो सीरियस है बट सेल्फ अवेयर भी है, थोड़ा ह्यूमर भी लेगा अपनी डार्कनेस में से। डंक को 3 हॉर्सेस मिलते हैं इनहेरिटेंस में, थंडर, स्वीटफुट और चेस्टनट। नोटिस करो वो उनमें से हर एक से बात भी करता है जैसे कि वो लोग हैं। ये उसकी लोनलीनेस को दिखाता है पर साथ ही उसकी काइंडनेस को भी दिखाता है। अब इस सीक्वेंस की लास्ट डिटेल, अर्लन की स्वॉर्ड। डंक उसको उठाता है और कहता है इट फिट्स माई ग्रिप। ये सेंटेंस लोडेड है। स्वॉर्ड का फिजिकली फिट होना बस एक बात है बट सिंबॉलिकली ये भी कह रहा है कि अर्लन की लेगेसी, उसका मिशन डंक को फिट करता है। वो इस लेगेसी को अब आगे कैरी करेगा। मैं बस वेट ही कर रहा था कि कब टाइटल इंट्रो आएगा इस शो का, बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा कुछ एपिक। और तभी एक हीरोइक शॉट आता है डंक का, बीजीएम स्टार्ट होता है, हाइप बिल्ड होना शुरू होती है और तभी क्विक कट के बाद दिखता है कि डंक डंप ले रहा होता है। यहाँ इस शो ने गेम ऑफ थ्रोन्स को एक पंच लाइन बना दिया, जैसे कि वो कह रहे हैं ये गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं है, ये कुछ ह्यूमरस और लाइट हार्टेड है। इसके बाद डंक एक इन पे रुकता है। पहली बात नोटिस करो, वो डोर में घुसते वक्त झुकता है क्योंकि वो बहुत लंबा है। ये विजुअल गैग बार बार रिपीट होगा। डंक फिजिकली इस दुनिया में फिट नहीं होता, वो हमेशा ऑकवर्ड है, हमेशा अनकंफर्टेबल है। बाहर स्टेबल में वो अपने घोड़े एक लड़के को देता है। ये लड़का गंजा है, छोटी उम्र का है, रफ कपड़े पहने हुए है। डंक अज्यूम करता है ये स्टेबल बॉय है बट जब वो लड़का बात करता है तो उसमें एक एरोगेंस है जो बिल्कुल नेचुरल लगता है। वो कहता है यू डोंट लुक लाइक अ नाइट। ये सेंटेंस एक सर्वेंट कभी नहीं बोलेगा। सर्वेंट रिस्पेक्टफुल होता है, फियरफुल होता है। ये लड़का तो फियरलेस है बिल्कुल, उसकी बॉडी लैंग्वेज में अथॉरिटी है। डंक कंफ्यूज हो जाता है कि ये किस तरीके का स्टेबल बॉय है जो मुझे इंसल्ट कर रहा है। एग उसका नाम होता है, ये हम बाद में जानेंगे, पर अभी उसकी जो ट्रू आइडेंटिटी है ना वो छुपी हुई है, पर बहुत सारे क्लूज भी है यहाँ पे। तो इनके अंदर एक ड्रंक आदमी डंक को एक गोल्ड कॉइन देता है और कहता है आई ड्रीम्ड ऑफ यू, स्टे द फक अवे फ्रॉम मी। यहाँ पे ना 3 लेयर्स है। सबसे पहली समझ लो, वेस्टरोस में ड्रैगन ड्रीम्स होते हैं, प्रोफेटिक विजन्स। टारगेरियन ब्लड लाइन में ये एबिलिटी होती थी। अगर ये आदमी सच में डंक को ड्रीम में देख चुका है तो मतलब कुछ बुरा होने वाला है। दूसरी लेयर, द करेक्टेड टारगेरियन सिजिल। इस एपिसोड के अंदर जो भी बैनर्स है या कॉइन पे जो 3 हेडेड ड्रैगन है उनको क्लोजली देखो। इनके 2 लेग्स हैं, 2 पिछले पॉज और 2 विंग। गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ ड्रैगन में ड्रैगन्स को 4 लेग्स थे, 2 आगे 2 पीछे और सेपरेटली 2 विंग। ये बायोलॉजिकल एरर था। जॉर्ज आर आर मार्टिन ने इसको पॉइंट आउट किया था। ड्रैगन्स बैट जैसी एनाटॉमी वाले हैं, 2 लेग्स 2 विंग्स। शोरनर इरा पार्कर ने इस एरर को करेक्ट किया और इन यूनिवर्स एक्सप्लेनेशन दी कि ये स्पेसिफिक आर्टिस्टिक साइकिल का डिजाइन है 209 एसी का। ये डिटेल बताती है कि मेकर्स लोर को कितना सीरियसली ले रहे हैं। ओके, तीसरी लेयर है स्टे द फक अवे। इसका मतलब ये भी है कि डेस्टिनी से बच नहीं सकते। डंक अब इस आदमी की लाइफ में आ चुका है, ड्रीम में दिखा है, तो अब जो होना है वो तो होगा। ये सीन ब्रीफ है बट बहुत लेयर्ड है। कैजुअल व्यूअर को लगेगा कि सिर्फ एक वियर्ड ड्रंक है बट एक्चुअली ये एक फोर शेडोइंग डिवाइस है। तो जब डंक यहाँ से वापस जा रहा होता है तो उसकी मुलाकात फिर से एग से होती है। एग डंक की रोप बेल्ट को मॉक करता है। वो कहता है दैट्स नॉट अ प्रॉपर स्वॉर्ड बेल्ट। मिडिवल नाइट्स लेदर बेल्ट्स पहनते थे जो कि डेकोरेटेड होती थी। रोप बेल्ट पॉवर्टी का सिंबल है। डंक अफोर्ड नहीं कर सकता लेदर, इसी वजह से उसकी रोप बेल्ट बड़ी सिंपल सी है। टाइनी कॉस्ट्यूम डिटेल उसके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इंस्टेंटली कम्युनिकेट करती है। इसके बाद डंक एशफोर्ड पहुंचता है लेकिन उसको यहाँ पे वेलकम नहीं किया जाता है। वो स्टीवर्ड प्लमर के पास जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए। प्लमर उसको देख के उस पर ट्रस्ट नहीं करता है। वो कहता है यू आर अ नाइट,
प्रूव इट। डंक के पास कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि टेक्निकली उसने नाइटहुड सेरेमनी प्रॉपर तरीके से नहीं की। अर्लन ने उसको जंगल में नाइट बनाया था, कोई विटनेस नहीं था, सिर्फ अ रॉबिन इन अ थॉर्न ट्री। ये लाइन डायरेक्टली बुक से ली गई है। इसके बाद प्लमर उसको वार्न करता है एशफोर्ड चेयर के बारे में। ये एक टॉर्चर डिवाइस है। अगर तुम नाइट नहीं हो और तुम नाइट होने का क्लेम कर रहे हो तो तुम इस चेयर पर बैठोगे। चेयर में नीचे एक स्पाइक होती है, स्लोली तुम्हें नीचे पुश किया जाएगा। ये डेथ पेनल्टी है इम्पर्सोनेशन के लिए। बुक में ये चेयर नहीं थी, शो ने इसको ऐड किया है स्टेक्स राइज करने के लिए, क्योंकि अब डंक का हर इंटरेक्शन लाइफ और डेथ है। अगर उसका झूठ पकड़ा गया वो मारा जाएगा। ये टेंशन कांस्टेंट रहेगी अब। तो डंक को टूर्नी में पार्टिसिपेट करने के लिए एक स्पॉन्सर चाहिए, कोई लॉर्ड जो उसकी एंट्री फी पे करे, उसको सपोर्ट करे। वो सर मैनफ्रेड डॉनडेरियन की टेंट की तरफ जाता है। उसके टेंट के बाहर पर्पल लाइटिंग वाला सिजल दिखता है। वो हाउस डॉनडेरियन का है। ये वही हाउस है जिसका बेरिक डॉनडेरियन गेम ऑफ थ्रोन्स में था, द लाइटनिंग लॉर्ड, जो ब्रदरहुड विदाउट बैनर्स लीड करता था। मैनफ्रेड उसका एंसेस्टर है। ये कनेक्शन बड़ा सटल है बट लोअर फैंस के लिए एक्साइटिंग भी है। लेकिन टेंट के बाहर डंक को कुछ मिल जाती हैं। ये सीन बुक में नहीं था, शो ने ऐड किया। उनकी कॉन्वर्सेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कहती है व्हाट्स अ हेज नाइट, इट्स लाइक अ नाइट बट सैडर। एक लाइन में पूरी सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी समराइज हो गई। हेज नाइट्स रिस्पेक्टेड नहीं है, वो ब्रोक है, डिस्परेट है, उनका एग्जिस्टेंस मार्जिनल है। इसके बाद डंक फॉसोवे नाइट से मिलता है, सर स्टेफन और रेमन। स्टेफन बहुत ज्यादा एरोगेंट है। वो डंक को एक ट्रेनिंग डमी समझता है। कम ट्राई मी, वो ये कहता है। वो डंक को चैलेंज करता है बट रिस्पेक्ट नहीं करता। और ऑब्वियसली डंक रिफ्यूज कर देता है क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि कैसे स्टेफन ने रेमन को बहुत गंदी तरीके से मारा था। क्योंकि वो जानता है कि अगर वो हार गया, विच इज वेरी लाइकली क्योंकि स्टेफन बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो उसकी रेपुटेशन फिनिश हो जाएगी। अगर वो जीत गया तो एक हाई बॉर्न नाइट को हराने का पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस होगा। इट्स अ लूज लूज। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि फॉसोवेस का सिजिल एप्पल है और ये दोनों भाई भी अपनी बातों से इसको प्रूव कर रहे हैं, राइप और रॉटन जैसा वर्ड यूज करके। As you see, my cousin here is not ripe yet. Do it, sir. I may not be right, but my cousin's rotten to the core. इसके बाद डंक एक पपेट शो देखता है। पपेटियर एक डॉर्निश वुमेन है, टेंसिल। वो एक स्टोरी परफॉर्म कर रही है, सर्विन ऑफ द मिरर शील्ड ने ड्रैगन और एक्स को कैसे मारा। यहाँ पे मेटा कमेंट्री है। गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ ड्रैगन में ड्रैगन सीजीआई मॉन्स्टर्स थे, रियल, टेरिफाइंग, वर्ल्ड चेंजिंग। यहाँ पे ड्रैगन पपेट्स है। वुड और पेंट माइथोलॉजी बन चुके हैं, वो एंटरटेनमेंट का एक सोर्स बन चुके हैं। और डॉर्निश डिटेल भी इंपॉर्टेंट है। डॉर्न और रीच के बीच की जो हिस्टोरिकल टेंशन है ना, वो बहुत ज्यादा है। कल्चरल डिफरेंसेस है, वॉर्स है। टेंसिल का डॉर्निश होना उसको आउटसाइडर बनाता है, जैसा डंक आउटसाइडर है। तो दोनों मार्जिनल है इस सोसाइटी के अंदर। इसके बाद डंक सर लियोनल बराथियन के टेंट में जाता है। लियोनल एक जाइंट एंटलर हेडड्रेस पहने हुए है, जैसे वो कोई पेगन वॉर गॉड हो। और हाँ, लियोनल बराथियन को द लाफिंग स्टॉर्म भी कहा जाता है। तो लियोनल डंक को साइज करता है। वो कहता है यू एवर बीन पंच्ड इन द फेस बिफोर। वो डंक का पोस्चर नोटिस करता है और उसको ये भी कहता है कि व्हाई डू यू स्लाउच। ये डायग्नोसिस ना बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। डंक फिजिकली टॉल तो है बट मेंटली वो छोटा फील करता है। वो अपने आप को छुपाना चाहता है, उसको इम्पोस्टर सिंड्रोम है। लियोनल ये इंस्टेंटली समझ जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम टॉल हो तो टॉल की तरह रहा करो। और फिर लियोनल एक लाइन बोलता है जो एपिसोड का इकोनॉमिक थीसिस है, अ नाइट विद नो हॉर्स इज नो नाइट एट ऑल। तो डंक के पास ना 3 घोड़े हैं। वो उन्हें बेचना नहीं चाहता क्योंकि वो उसकी लेगेसी है, बट अगर वो टूर्नी हार गया उसको शायद बेचने भी पड़ेंगे सर्वाइवल के लिए। तो ये कांस्टेंट एंजाइटी है। और इसके पास में हॉर्स नहीं रहे तो वो नाइट किस बात का। तो डंक अपनी कैंप साइट पे वापस आता है। वहाँ पे कोई टेंट नहीं, सिर्फ एक फायर है और वहाँ एक बैठकर उसका वेट कर रहा होता है। एग ने डंक को फॉलो किया है, वो डिटरमाइंड है, वो डेस्परेटली चाहता है कि डंक उसको स्क्वायर बना ले। डंक इनिशियली रेजिस्ट करता है पर दोनों इस डिसीजन पे पहुंचते हैं कि डंक के पास पैसे तो नहीं है, पर अगर एग अच्छे से काम करेगा तो एटलीस्ट फूड और शेल्टर तो उसको मिल ही जाएगा और मार भी नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर डंक एक डिसीजन लेता है जो उसकी जर्नी को डिफाइन करेगा। वो खुद को सर डंकन द टॉल कहता है। ये पहली बार है जब डंक ने अपने नाम के साथ में सर यूज किया है। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। वो क्लेम कर रहा है अपनी आइडेंटिटी को, चाहे दुनिया एक्सेप्ट करे या ना करे। और ये लियोनल के साथ उसने जो कॉन्वर्सेशन करी उसी का नतीजा था। इसके बाद में जब दोनों सो रहे होते हैं तो इन दोनों को फॉलिंग स्टार दिखता है, जो देखकर एग कहता है अ फॉलिंग स्टार ब्रिंग्स लक टू दोज हु सी इट। अब बुक में तो ये डंक का थॉट था, शो में ये एग का डायलॉग है। डिफरेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ये एक शेयर्ड मोमेंट बन चुका है। दोनों ने वही स्टार देखा, दोनों की डेस्टिनी आपस में कनेक्ट हो चुकी है। तो द हेज नाइट एपिसोड एक परफेक्ट सेटअप है। हमने डंक को देखा, एक जेंटल जायंट जो अपनी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा है। हमने एग को देखा, एक मिस्टीरियस बॉय जिसकी रियल आइडेंटिटी अभी छिपी हुई है। और जॉर्ज आर आर मार्टिन ने ना हमेशा कहा है कि उनकी सबसे फेवरेट स्टोरीज डंक और एग की है, क्योंकि ये स्टोरीज इंटीमेट है, ह्यूमन है। ये स्टोरीज प्रूव करती
करती है कि हीरोइज्म सिर्फ थ्रोन रूम्स में नहीं होती, वो रोड साइड कैंप्स में भी होती है। अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स उस हीरोइज्म को सेलिब्रेट कर रही है और मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये जर्नी हमें कहाँ लेकर जाती है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हर एपिसोड के बाद में ऐसे ही डिटेल ब्रेकडाउन्स लाता रहूंगा। थैंक यू गाइस, दिस इज विश्वजीत एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।